दोस्तों नमस्कार। जो 12 वर्षों से किसी ने नहीं सोचा होगा या इस दौर में कोई कल्पना कर नहीं सकता है कि यह सरकार बदल जाएगी। इस सरकार के हाथ में सत्ता की ताकत है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस देश के भीतर का नजारा इस देश ने बार बार कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी आईटी और कभी गृह मंत्रालय के अधीन सुरक्षा कर्मियों के डंडे में देखा है। कौन भरोसा कर सकता है कि 12 बरस से जो कवायद हो रही थी उसमें एक झटके में नरमी आ जाएगी? क्या यह वाकई सोचा जा सकता है कि यह सरकार जिस लिहाज से 12 वर्षों से चलती आई उसमें उसकी ताकत ही सत्ता का प्रतीक रही है, और 12 वर्षों में इस देश के पार्लियामेंट के भीतर या विपक्ष की राजनीति उसको नतमस्तक कराने में सत्ता की ताकत इस तर्ज पर आगे चलती चली गई कि इस देश में करप्शन धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड हो गया, लेकिन असर कुछ भी नहीं पड़ा। इस देश के भीतर के इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हाथों में सौंपे जाने लगे। इस देश के कॉरपोरेट का नेटवर्क बढ़ने लगा। इस देश में गरीबी आई, इस देश में बेरोजगारी आई, इस देश के भीतर असमानता बढ़ी, लेकिन सरकार चुनाव जीत रही थी। सत्ता मदमस्त थी, बेफिक्र थी। लेकिन अब चीजें बदलेंगी। क्यों बदलेंगी? क्योंकि रिपोर्ट कह रही है कि अगर आप नहीं बदले तो चुनाव में आपको 100 सीट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी एक ऐसी परिस्थिति है कि बीजेपी उस मुहाने पर जाकर खड़ी हो जाएगी जहां उसकी कल्पना आज सत्ता में मौजूद सत्ताधारी कर नहीं सकते हैं। और यह रिपोर्ट खुले तौर पर बताने लगी है कि दरअसल इस देश के भीतर जेंजी एक वोट बैंक में तब्दील हो रहा है, और इस देश के भीतर के जेंजी के रिएक्शंस दरअसल इस देश में जो हो रहा है उसका विरोध करते हुए प्योर सेंटिमेंट्स हैं। यानी ये आकलन मत कीजिए पैसा फंडिंग कोई कर रहा है, ये आकलन मत कीजिए कि उसके पीछे कौन खड़ा है, ये भी आकलन मत कीजिए कि कोई राजनीति खुद को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसा प्रयास कर रही है। हो सकता है, लेकिन 12 वर्षों तक इस देश में कोई रिएक्शन हो नहीं रहा था। कोई एक शख्स खुले तौर पर कोई सवाल कर दे तो उसको हाशिए में ढकेल दिया जाता था, वो किसी भी क्षेत्र का हो। इस देश के बड़े बड़े नौकरशाह हों, सीबीआई हेडक्वार्टर में पड़ा छापा याद होगा किस तरीके से वहां सीबीआई के हेड को ही हटाया गया और एनएसए ने रात के 12 बजे के बाद छापा मारा था। वो वर्मा और आस्थाना का झगड़ा था या सत्ता सरकार को मुश्किल थी? किसे नहीं पता है कि जब प्रेम जागा तो ईडी के चेयरमैन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एक्सटेंशन दे दिया गया। कौन नहीं जानता इस देश में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सत्ता सरकार करना चाहती थी और करने लग गई। कौन नहीं जानता है अपने अनुकूल किसी जजों की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन अगर वो प्रतिकूल हो तो उसमें कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर लगा देती है। कौन नहीं जानता इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशंस में जो भर्तियां हुई, यहां तक कि प्रीमियर यूनिवर्सिटीज के भीतर जो प्रिंसिपल और वीसी बने वो संघ की धारा से जुड़े, विचारधारा से जुड़े या फिर जुड़ने का ढोंग ही करते रहे, लेकिन बावजूद इसके जो सत्ता के करीब वही लाभार्थी, कौन नहीं जानता है। और ये 12 वर्षों से चला आ रहा पूरी परिस्थितियों का किस्सा जेन अल्फा को जेंजी बना चुका है। और उस जेंजी ने जब जंतर मंतर पर खड़े होकर खुली चुनौती अपने अंदाज में दी तो एक झटके में वही पुलिसिया अंदाज था, वही पुलिसिंग डेमोक्रेसी थी। उसी अंदाज में सत्ता मदमस्त थी और उसने जो कुछ किया, जिस तर्ज पर किया, उसका असर यह हुआ इस देश में जो प्योर सेंटिमेंट विरोध का था वो धीरे धीरे उफान पर आ गया। निशाने पर प्रधान सेवक आ गए, प्रधान हटा दिया गया। जनता के भीतर का गुस्सा जारी है। इस देश के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होने लगी क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी अब स्कूलों की राह को पकड़ चुकी है। प्रिंसिपल बदले जा रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, इमारतें ठीक होने लगी। कल तक जिस बात का जयपुर में जिक्र था कि गौशाला में स्कूल चलती है और शिक्षा मंत्री अड़ गए थे, उन्हें भी पटरी पर आना पड़ा। पुलिस प्रशासन को गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी पड़ी जिन्होंने सीजीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए थे। और फिर सरकार की तरफ से यह जारी किया गया स्कूल की इमारत हम
ठीक करेंगे। यानी जो कुछ हो रहा था, जिस अंदाज में हो रहा था, वो बदलने लगा। लेकिन बात बदलते बदलते यहां तक आ गई, अब कोई पुलिस वाला डंडा नहीं उठाएगा। अब कोई पुलिस वाला, कोई अगर जेंजी सामने आकर खड़ा हो जाए, कोई गीत गाए, प्रोवोक करे, आपको गुस्से में लेकर आए, लेकिन आप संयम बरतेंगे, आप खामोश रहेंगे, आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आपके ऊपर जो वीडियो बन रहा है वो वायरल हो जाए। आप हमेशा कैमरे की निगरानी में हैं। यह सोशल मीडिया का दौर है। आपकी हर हरकत कैद हो रही है। वो कैद होती हरकत हाथों में बंदूक यानी पैलेट गन हो या फिर लाठी में लगी हुई कील हो, उसकी बारीकियों को भी इस दौर में कैमरे में कैद किया जा चुका है। और इस बात का खुला जिक्र कॉकरोच जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी किया। निशानदेही पूरी है, कौन कौन पुलिस वाले ने कैसे कैसे छात्रों पर डंडे बरसाए और छात्राओं से बदसलूकी की। लेकिन अब डर लगने लगा है सरकार को। डर इसलिए लग रहा है कि वाकई सरकार की इंटरनल रिपोर्ट चौंकाने वाली है। अगर यही रुख मौजूदा सरकार और सत्ता का रहा तो फिर 100 सीट भी भूल जाइए। जो आपकी अपनी राजनीतिक प्रयोगशालाएं हैं, जो आपके अपने पारंपरिक मुद्दे हैं, आपके हक में कोई खड़ा नहीं होगा। यहां तक कि आपका कोर वोटर भी, उसके घर भी बच्चे हैं, वहां पर भी जेंजी की मौजूदगी है और वो आपको वोट नहीं देंगे। आपके खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि जिस स्वतंत्रता को महसूस जेंजी करना चाहता है उस पर आपने पुलिसिया अंदाज में नकेल कस दी है। तो ऐसे में बकायदा सेंट्रल एजेंसी के जरिए एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस से कहा गया है, आपका चेहरा गुस्से वाला भी नहीं होना चाहिए। यह मैसेज दे देगा कि आप टकराने आए हैं जेंजी से, आप खलनायक साबित हो जाएंगे। प्रदर्शनकारी आपको गुस्से में लाएंगे, लेकिन आपकी सिंपैथी रहनी चाहिए। किसी तरीके का गुस्सा होना नहीं चाहिए। जो सिंपली रिच आप पहुंच सकते हैं उस तक, उस अंदाज को अपनाइए। कोई कन्वर्सेशन, कोई संवाद विरोध करने वाले जेंजी के साथ बनाने की जरूरत नहीं। और अब इस दायरे में तो जेन अल्फा भी आ रहा है। तो कोई भी किसी भी रूप में बात अगर होगी तो सिर्फ इतनी होगी, हम ड्यूटी पर हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। और ड्यूटी पर तैनात सिपाही डंडा नहीं भांजे, बंदूक के ट्रिगर पर उंगली उसकी नहीं जाए, उसके भीतर कोई गुस्सा ना आए, वो खामोश रहे, चुप रहे, क्योंकि ये दौर सोशल मीडिया का है। बिल्कुल शांत खड़े रहें। हमेशा कैमरे की नजर में आप हैं तो आपकी नजरें उस शालीनता के साथ नजर आनी चाहिए कि आप जान रहे हैं जो मांग कर रहे हैं वो गलत नहीं है। यानी ये अंदेशा आपके भीतर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई विवादित क्लिप निकल कर आती है, कोई वायरल वीडियो अगर हो जाता है, तो वो तभी होगा जब ये सारी चीजें आप इग्नोर कर देंगे। और बाकायदा सेंट्रल एजेंसी ने दिल्ली की पुलिस को ही नहीं बल्कि दिल्ली में जो रेलवे है, जो मेट्रो पुलिस है, सबको निर्देश जारी कर दिए हैं और खुले तौर पर कहा है कि आप कोई आक्रामक रवैया बिल्कुल ना अख्तियार करें, ना कोई प्रतिक्रिया दें। यहां तक कि कोई मोबाइल आपके सामने लेकर जाए तो आप खामोशी से खड़े रहें, उस मोबाइल को भी ढकेलने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। कोई चीज छीनने की कोशिश मत कीजिए, किसी भी चीज को फेंकिए मत। गुस्से में चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरह का कोई मजाक, कोई हंसी मजाक किसी भी तरीके से आप पर, आपको निगाहों में रखते हुए कोई भी बात सामने से निकल कर आए, वो गीत गा रहे हो, वो डांस कर रहे हो, वो चाहे नकली तौर पर आपके साथ बदमाशी करना चाहते हो या फिर जो कुछ प्लेकार्ड में लिखा होगा उसमें हो सकता है वह किसी को भी निशाने पर ले रहे हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी निशाने पर ले रहे हो, लेकिन आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और इतना ही नहीं, आप महिला प्रदर्शनकारियों को तो छूने की हिम्मत मत कीजिएगा। जो भी खाना है, अगर वो फूल भी दे रहे हैं गुलाब का, तो आप कुछ ना कीजिए, चुपचाप खड़े रहिए। आप एक फौजी की तर्ज पर खड़े हैं और आपका काम शालीनता के साथ सिर्फ खड़े रहना है। और अगर कोई उस प्रदर्शन में बेहोश हो गया, कोई घायल हो गया, उसकी मदद कीजिए।
व्यवस्था हमेशा रखनी होगी कि एम्बुलेंस आपके इशारे पर चंद सेकंड में वहां आकर खड़ा हो जाए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा सम्मानजनक होनी चाहिए। डर गया है देश या बदल रहा है देश, परिस्थिति जो भी है, लेकिन यह दिल्ली से शुरुआत हुई है और देश के हर राज्यों में यह जाने वाली है। लेकिन हमें लगता है 20 जुलाई कि उन तस्वीरों को जो पुलिस की मौजूदगी थी, पहले देख लीजिए, फिर बात आएगी ये इतना व्यापक डर क्यों समा गया सत्ता सरकार के भीतर। दरअसल 3 बड़े डेवलपमेंट ऐसे हो गए इस दौर में कि सरकार की सांसें फूलने लगी, धड़कनें बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं अभी तक आ रहा था जिस रास्ते वो चल रही है, गवर्नेंस का तरीका तो वही होता है। ऐसे में पहली बार जब संगठन पूरा बदला गया और उस संगठन को जब समझाने कल रात प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे, 1-2 घंटे नहीं 4-5 घंटे तक जो मशक्कत होती रही, उसमें कमोवेश संगठन में शामिल हर बीजेपी के नेता के बच्चे हैं, वो उनकी प्रतिक्रिया बताने लगा। यह अलग मसला है कि इस देश में जो मुख्य धारा के चमकदार चेहरे हैं या सत्तासीन हैं, उनके घर बच्चे हो या ना हो, वो अविवाहित ही क्यों ना हो, लेकिन जिनके बच्चे हैं उन्होंने बच्चों की प्रतिक्रिया बतलाई। यह रिपोर्ट इसलिए मायने रखती है क्योंकि बकायदा जब बच्चों का जिक्र करते हुए यह कहा गया कि उनके भीतर भी गुस्सा आ जाता है कि अगर उनके बच्चों के साथ कोई बदसलूकी हो जाए, इसीलिए वह देश छोड़कर अपने बच्चों तक को भेज देते हैं। तो क्या इस देश के भीतर सामान्य हालात बिल्कुल नहीं है? इसका विश्लेषण शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले, यानी संगठन परिवर्तन के बाद और संगठन की मीटिंग के पहले, एक रिपोर्ट भी आई जिसमें बतलाया गया, और वो रिपोर्ट तैयार की गई जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो कोर वोटर से निकले हुए बीजेपी या कहें सत्ता सरकार के साथ अलग अलग प्रोफेशनल तरीके से जुड़ा हुआ है। वो अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करता है, लेकिन इनपुट वो सरकार के लिए देता है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर वह एजुकेशन से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन हो, वह इस देश के भीतर हॉस्पिटल चलाने वालों का इंस्टीट्यूशन हो या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड से अगर वो जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज बहुत साफ है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त भारत के भीतर और जो जनजी का गुस्सा है, उसमें आपको वोट कोई नहीं देगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके साथ वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नेंस के तौर तरीकों में वो अपनी स्वतंत्रता को बाध्यता पाता है, उसमें रुकावट पाता है। वो ये बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है कि जो चीजें जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और परीक्षाओं में हो रही है और उसके बाद उसके अपने जिंदगी जीने के जो तरीके हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान है ही नहीं। यानी इस रिपोर्ट ने सरकार के उस जमीन के नीचे की पूरी रेड कारपेट को खींच डाली कि क्या ऐसी सरकार चल रही, अब क्या करेंगे। एक झटके में तो सरकार बदलती नहीं है, शुरुआती दौर में डंडे शांत कर दिए जाएं, लेकिन इस पूरी परिस्थिति के भीतर नया पेंच उसके बाद जो निकल कर आया वो और ज्यादा चौंका रहा है। कल पुणे में राहुल गांधी ने जो लड़कियों के साथ जो रैली की या कहें जो संवाद बनाया, महत्वपूर्ण संवाद बनाना या संवाद नहीं बनाने का नहीं रहा, वहां पर मौजूद हजारों हजार की तादाद में जो लड़कियां थी वो नाच रही थी, गा रही थी, गीत बज रहे थे, संगीत बज रहा था, उसमें उनकी उच्छृंखलता उफान पर थी। यानी इस देश के भीतर आप कहीं भी खड़े हो जाइए,
अगर आप स्वतंत्रता का पाठ अपनी आजादी अपने ज्ञान के साथ करते हैं तो वो सत्ता को बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इस दौर में सत्ता ने जो डंडे हाँकने शुरू किए थे उसमें कानून भी दरकिनार हो गया। जेंजी ने इस बात को महसूस किया कि जिए तो कैसे जिए, अपने आप की आजादी कैसे इस दौर में पूरे तरीके से खत्म कर दी गई है। तो कल रात जो हो रहा था उसका असर यह हुआ कि अच्छा, इस दौर में जो जेंजी है उसको कैसी स्वतंत्रता चाहिए, किस रूप में चाहिए। हम अपने द्वारा कोई नियम कायदे निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है जो क्लिप डराने वाली सत्ता के लिए थी, क्योंकि स्क्रिप्टेड होती है प्रधानमंत्री मोदी की हर रैली, स्क्रिप्टेड भाषण होता है, संवाद होता है, कौन सवाल पूछेगा कौन नहीं होगा, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन पुणे में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। एक क्षण के लिए उस करंट को जरा महसूस कर लीजिए, तब समझ पाएंगे कि सरकार के भीतर क्या कुछ चल रहा है। Today, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के नारों को लेकर पुणे सज गया था। उनके भीतर आक्रोश दिल्ली को लेकर था, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर था, गृहमंत्री अमित शाह को लेकर था। एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान हटा दिए गए बावजूद इसके गुस्सा बरकरार है। इसीलिए छात्र वहां जब पहुंचे मंच पर तो उन्होंने वहां के भी पेपर लीक का जिक्र भी किया और इस बात का भी जिक्र किया कि जो आरोपी है वह गुजरात भाग गया। हालांकि नॉन पॉलिटिकल रैली थी, राहुल गांधी ने शांत करवा दिया। लेकिन यह मैसेज तैरते तैरते कहां तक पहुंच चुका है और इसके कितनी परतें इस दौर में सरकार की अपनी रिपोर्ट उन्हें खारिज करने लगी है कि आपके तौर तरीके इस देश की जनता को रास नहीं आ रहे हैं, और उस रास नहीं आने का मतलब जेंजी है। इसीलिए जेंजी जो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब आप दे रहे हैं। जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो प्योर सेंटिमेंट इस देश के भीतर है उसका सामना आप कर नहीं पाएंगे, और जब सामना नहीं कर पाएंगे तो फिर चुनाव तक आते आते परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होगी। और इस प्रतिकूल होने का मतलब दरअसल जिस विचारधारा की राजनीतिक जमीन को आपने बीते 12 वर्षों में मथा है या बीते 100 वर्षों से संघ मथता चला आया है, उसका कोई मतलब, कोई मायने नहीं है। यहां तक कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह के कालखंड में भी क्या हो रहा था, जेंजी को इससे भी मतलब नहीं है। जब इससे भी मतलब नहीं है तो फिर भूल जाइए। आप जिक्र करते रहे इमरजेंसी का, आप किसी भी दौर का जिक्र कीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 12 बरस तक की राजनीतिक सत्ता का मतलब बहुत साफ है। होश संभाले 5 बरस में, उसके बाद 12 बरस आप हो गए, तो 17 बरस की उम्र से ही जो समझ डेवलप इस देश में हुई, अब वो जानने समझने लगी है उन तमाम जेंजी के जिनकी उम्र 30-35 बरस भी हो गई। 30 बरस तक जेंजी की एक सीमा रेखा है, लेकिन उस पूरे दायरे के भीतर उसने स्कूल देख लिया, कॉलेज देख लिया, कॉलेज के बाद एजुकेशन के जरिए नौकरी ना मिलने की स्थितियों को देख लिया। उन स्थितियों में आपने जो मुद्रा योजना के जरिए इस देश में 38-40 लाख करोड़ किसे बांट दिए, वो सवाल उन युवाओं के भीतर ही है। यानी पॉलिटिक्स रईस होती चली गई, उनसे जुड़ने वाला कार्यकर्ता कानून के ऊपर दिखाई देने लगा, और कानून के ऊपर दिखने का मतलब यह था कि वो पेपर लीक से भी बात आगे चली गई है। और इस परिस्थिति में आपकी आस्था धर्म, वह भी खुले तौर पर उसी करप्शन के कटघरे में खड़ा जब नजर आने लगा, तो यह सवाल उत्तर प्रदेश के भीतर का भी है, जहां चुनाव होने हैं। चुनाव में इससे पहले 2 तस्वीरें साथ चलती रही। एक प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने अपने आप को विकास से जोड़ा या विकास से जोड़ने का पूरा प्रोपेगेंडा किया, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की, भगवा पहने हुए बाबा। ये दोनों कॉकटेल कहीं ना कहीं
हिंदू मुस्लिम, हिंदू सुरक्षा, मुस्लिम एट्रोसिटी, डेवलपमेंट, आवास योजना, लाभार्थी योजना, तमाम चीजों को जोड़ती चली गई, लेकिन एक झटके में 50% माइनस हो गया। यानी जंतर मंतर के बाद जेनजी ने प्रधानमंत्री मोदी को खारिज किया। अब नया सवाल था कि जिन मुद्दों के आश्रय योगी आदित्यनाथ ने बीते 9 वर्षों में या कहें 10 वर्षों में जो सियासत को साधा उत्तर प्रदेश के भीतर, एक झटके में वो बेमानी हो गए। इस देश के भीतर के वो तमाम मुद्दे जो पारंपरिक राजनीति के आश्रय चल रहे थे, जेनजी उस दिशा में गया ही नहीं। और एनालिसिस हुआ सरकारी रिपोर्ट के जरिए, यह एक वोट बैंक में तब्दील हो गया। तो कहीं सत्ता नहीं मिलेगी। कहीं सत्ता का मतलब है उन राज्यों में भी नहीं जो बरसों बरस के अथक प्रयास के जरिए हमने बनाए, वह भी बिगड़ जाएंगे। इसके बाद हमारा सर पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो एमपीएससी ने डिनाई कर दिया। फिर एफडीए कमिश्नर और एमपीएससी को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी सीआईडी के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज एमपीएससी हब। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो एमपीएससी देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस। तब ये बात सेंट्रल एजेंसी से निकली और होम मिनिस्ट्री के भीतर गई। अब शालीनता बरतनी होगी। जो जयपुर में गुंडे भेजे गए, अब कहीं और गुंडे नहीं भेजे जाएंगे। जो जंतर मंतर पर लाठियां भांजी गई, अब लाठियां कहीं भांजने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जेनजी को आजादी, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्ति चाहिए। उस अभिव्यक्ति को आपको स्पेस देना पड़ेगा। ये ऐसा सवाल, जिस सवाल का जवाब मौजूदा सरकार के पास इसलिए नहीं है क्योंकि उसने सरकारी कामों को जिस अंदाज में किया, जो गवर्नेंस के तौर तरीके अपनाए, जो पॉलिसीज बनी, इस देश के डेवलपमेंट को जो राह दिखाई गई, उसमें 2+2 ही है। यानी मोदी शाह हैं, अंबानी अडानी हैं। इससे आगे स्टूडेंट के दिल में कोई दूसरी पॉलिटिक्स नहीं समा पाई। इन्होंने इस देश का बंटाधार किया। इस देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी मिडिलमैन की तर्ज पर काम करती हुई दिखाई देती है। उस मिडिलमैन का मतलब था वो सिर्फ सत्ता की हाँ में हाँ करेगा, उसके अनुकूल लकीर खींचेगा और मिडिलमैन की दिशा में पूरा सिस्टम आकर खड़ा हो गया। मंत्री भी मिडिलमैन की भूमिका में आ गए। उनके अपने मंत्रालयों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी तक उनको नहीं। इस देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे डूब गई, क्या टेक्सटाइल मिनिस्टर ने कभी आकर बताया? इथेनॉल की मिलावट को लेकर सड़क मंत्री कहने लग गए और एप्स्टीन में फंसे हुए शख्स को लेकर खामोशी बरतने का निर्देश दे दिया गया। तमाम मंत्रालयों के भीतर अमेरिका के साथ डील हो रही है। एग्रीकल्चर उसके दायरे में आ रहा है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस पर कुछ नहीं कहेगा। कॉमर्स मिनिस्टर, उसके प्रति अमेरिका की अरुचि है तो हो सकता है बदल दें। बदल तो फाइनेंस मिनिस्टर भी इस बार देंगे, लेकिन काम इससे नहीं चलेगा। यानी ये डर और बदलने की प्रक्रिया, क्या ये सिर्फ सत्ता बरकरार रखने के लिए उठाए गए कदम तो नहीं है? दरअसल यही पता चलना है इस बार, क्योंकि इस देश के भीतर का जो सेंटिमेंट्स है उसके आगे पीछे कोई नहीं है। जो मास लेवल पर है वो खुद ब खुद खड़ा हो रहा है और सरकार इससे डर रही है। वो डर रही है इस बात से सत्ता चली जाएगी। वो डर रही है इस बात से कि ये जेनजी के भीतर से कल को कुछ ऐसा ना निकल कर आए जो इस देश के भीतर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। और डर विपक्ष को भी इस बात का है। राहुल गांधी इसीलिए जेनजी के साथ संवाद बनाते हुए खुद को उसमें, वो चाहे ड्रेसअप हो, चाहे संवाद बनाने का तरीका हो, चाहे
संवाद बनाने के दौरान कहे गए शब्द और संगीत की धुन पर मचलते हुए तमाम बातों को कहने का जिक्र वो कर रहे हों। ये सारी चीजें मिलती चली जा रही हैं मौजूदा वक्त के उस जेंजी को लेकर जो पता नहीं कल उसके भीतर से एक नई पॉलिटिकल पार्टी, एक नया पॉलिटिकल लीडर कोई भी खड़ा हो सकता है, जो मौजूदा वक्त की उस तमाम पारंपरिक पॉलिटिक्स को एक झटके में दरकिनार कर देगा। यह देश उस ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में तो जा चुका है, लेकिन समझ अभी भी सत्ता को आई नहीं है। लेकिन बावजूद इसके पहली बार सेंट्रल एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है, मुस्कुराते रहिए, ऐसी कोई हरकत मत कीजिए जो कैद हो जाए मोबाइल के वीडियो में और उसके बाद वो वायरल हो जाए, और उस वायरल होने के बाद उसकी सीमा सिर्फ देश के भीतर नहीं रहेगी, बल्कि हमारे उस छवि बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिनको गुरु की महत्ता दी गई है, जो विश्व गुरु के तौर पर हैं, उनकी छवि खत्म इस दौर में पूरी दुनिया में हो गई। और ये छवि उस तबेले में चलने वाले स्कूल के जरिए भी निकल कर आई। और कल रात राहुल गांधी के साथ जो लड़कियां वहां पर गीत संगीत में झूम रही थी, उनकी स्वतंत्रता और आज़ादी की नई अभिव्यक्ति को भी दर्शा गई। सरकार हिली हुई है, देश बदल रहा है और देश की संभाली हुई सत्ता डर रही है। ये डर अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।